जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने कुछ फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने की बात कही थी कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है जो 25 मई 2025 में होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पीटी का। तो आज हम रिवीजन करेंगे जो संविधान का अनुच्छेद जो 15 है। तो हमने 15 में आपको बताया था कि 15 है क्या, मैंने आपको बता दिया था ना 15 क्या है। तो 15 क्या है, सीधी सी बात है, तो भेदभाव का निषेध की बात करता है। 15 क्या करता है, भेदभाव का अभाव या भेदभाव पर प्रतिबंध या निषेध की बात करता है, सीधी सी बात है। 15 का हमने एक बताया था, क्लॉज 2 क्लॉज 3, ठीक है। क्लॉज आज 4 की बारे में बात करेंगे। इसमें क्या हुआ कि ये क्लॉज 4 आया कैसे, सवाल आता है, सवाल आना चाहिए। देखिए, क्लॉज अगर हम बोले कि अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 4 है वो क्या कहता है, इसमें एक अमेंडमेंट हुआ। कब? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 1951 में। हर किसी को पता है। पहला संविधान संशोधन के समय 9वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ा गया, ये भी आपको पता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ना, आप जब यूपीएससी का PYQ देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, पूछा है, ठीक है। तो समझना ये है कि जो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े, राज्य के द्वारा, याद रखिएगा, राज्य के द्वारा सामाजिक एवं सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, सामाजिक और शैक्षिक के रूप में जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति के मतलब के, है ना, राज्य क्या करेगा, विशेष उपाय करेगा। ये जो होगा ना, ये जो होगा विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आप सोच के देखो, जो संविधान का अनुच्छेद आप 14 पढ़ेंगे तो 14 में क्या लिखा है, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से, विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से, विधि के समक्ष जो समता है, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, तो विधि के समान संरक्षण को सकारात्मक विचार कहा गया, विधि के समक्ष समता को नकारात्मक विचार कहा गया। मैंने पूरी की पूरी अच्छी तरीके से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप रात को जब सोएं तो फिल्म वोलिम ये जो चीज़ें हैं ना देखें, बिल्कुल सिर्फ इसको आप चीज़ें देखें। अगर कुछ गलतियाँ होती है तो आप कमेंट करें, लेकिन आप सुनेंगे ना तो याद होंगी चीज़ें। ऐसे मुझे तो कभी मिला नहीं यूट्यूब पर जो ऐसा कोई डिस्कशन कराए, अब मुझे कोई मिला भी नहीं कि दोस्त मेरे जो अगल बगल कि मैं ऐसा करूं, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि मैं इसको डिस्कशन खुद करता हूं और इसको अपलोड करता हूं, ठीक है। तो क्या है इसमें कि जो जनजाति यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए राज्य विशेष उपाय करेगा, किस रूप में, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग के लिए के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझने की बात यह है, राज्य तो ये काम करेगा, तो बोलेंगे हाँ करेगा, भाई करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। अब देखिए, ये जो संविधान का अनुच्छेद जो 15 है ना, इसका क्लॉज 4 है। पहला संविधान संशोधन जब हुआ, कब हुआ, 1951 में। तो इसको आखिर मतलब जोड़ा गया, लेकिन किस निर्णय के बाद। एक सवाल आपसे पूछ सकता है यूपीएससी, ये पूछा नहीं अभी तक, याद रखिएगा, पूछ देगा कि चंपकम दोहराई राजन बनाम मद्रास राज्य, चंपकम दोहराई राज्य बनाम मद्रास राज्य वाद के निर्णय के बाद अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 को पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। याद रखिएगा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमारे पास एक सवाल आता है, अनुच्छेद 15, भैया अनुच्छेद 15 एक संशोधन होता है। 15 का क्लॉज 4 हटाते हैं, अब आते हैं 5 पे। तो एक संशोधन होता है 93वां संविधान संशोधन, यानी कि 93rd अमेंडमेंट। तो उसमें कहा जाता है कि देखो क्या कहा जाता है कि सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं, केंद्रीय शैक्षिक हो या निजी शैक्षिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का बात कहा गया। क्या कहा गया? आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कोई भी हो, यानी कि सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं उसमें कहा गया, वो केंद्रीय हो, निजी हो, संस्था हो, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें लिखी है, इसमें एक चीज़ जोड़ा गया है, ये ध्यान देना जरूरी है। क्या है? कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू, ये जो आरक्षण होगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू हो सकता है, ये निजी शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू हो सकता है, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है उस पर वो निजी हो, केंद्र का हो, उस पर लागू नहीं होगा ये आरक्षण की बात। संविधान के अनुच्छेद 15 अब 15 का क्लॉज 6 कहता है, 6 कहता है नहीं 5 कहता है। अरे यार इतने जल्दी आप कैसे मतलब कि भूल जाओगे? तो ये समझना है थोड़ी सी ध्यान से। इस मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत सारे पीटी से, अभी तो आप देखेंगे ना 10 साल का PYQ आप देखें तो लगभग 26-28 क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ DPSP से, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से। इतना इम्पोर्टेंट है ये आपका तीनों डिपार्टमेंट, समझने वाले भाग 3, 4, 4 समझे ध्यान से। अब देखिए थोड़ी इस पर ध्यान से समझना है। अब पूछेंगे आपके 93वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2005 में हुआ था या 2006 में हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा, ये तो आप कर सकते हैं ना। अब चलिए हम तीसरी चीज़ पे चलते हैं। एक अमेंडमेंट होता है 103rd अमेंडमेंट, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से ये समझने की जरूरत है इसमें कि आर्थिक रूप में भी पिछड़े वर्गों को सभी प्रकार की केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। आर्थिक रूप में, बात पहले क्या था? पहले क्या था? पिछड़े वर्ग, यानी इसमें लिखा था कि सामाजिक और शैक्षिक जो पिछड़े वर्ग है उसके उत्थान के लिए बात हुआ था ना, सामाजिक और शैक्षिक। अब यह कि आर्थिक रूप में भी जो पिछड़ा वर्ग है, समझिए ध्यान से, पिछड़ा वर्ग सभी प्रकार के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। जो आर्थिक रूप में है उसको भी सभी प्रकार के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। जो सामाजिक और शैक्षिक नहीं, आर्थिक रूप में भी है। निजी शैक्षणिक संस्थाओं भी शामिल होगी, 10% से अधिक नहीं वो आरक्षण लेगी। याद रखिएगा, निजी शैक्षणिक संस्था भी इसमें शामिल होगी। लेकिन इसमें बात क्या कहा गया कि ये अधिकतम 10% के आरक्षण का प्रावधान कर सकेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकेंगे जो निजी शैक्षणिक संस्था है। बात को समझे मैंने बात को? क्या मैंने कहा? अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 थोड़ी सी समझते हैं ध्यान से। अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 4 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप में जो पिछड़ा वर्ग है उसको उत्थान के लिए राज्य, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए राज्य क्या करेगी? विशेष उपाय करेगी, विशेष उपाय करेगी, ठीक है। राज्य द्वारा जो किया जाने वाला प्रावधान होगा या कार्य जो होगा वो विधि की समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, है ना। आराम से उसमें उसको भाई देखिए, कोई विशेष उपाय नहीं करेगी तो जो पीछे नीचे ला, तभी मान के चलिए कि हमारे पास 2 कलम है, ये व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति बी व्यक्ति है, तो बी व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ए व्यक्ति बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना, ये हमेशा जिंदगी भर इसके ऊपर निर्भर रहेगा। और जब जिंदगी भर इसके ऊपर निर्भर रहेगा तो फिर तो दिक्कत होगा ना। ऐसा समाज नहीं चलता है, चलता है कमज़ोर जो है आपके समाज में। क्यों कहा गया कि पहले जो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 देखिए कि जो पीछे है पीछे ही मतलब रहेगा, ऐसा तो होगा तो नहीं भाई, जो नीचे है उसको कोई उपाय करेगा राज, तभी तो बेचारा आगे जाएगा। तो कोई विधि के समक्ष समता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 का क्लॉज देखिए, मैं थोड़ा
बोल रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके, ध्यान से आपको वीडियो को आप 1.5 पे कर लीजिएगा, मज़े से आपको सुनाई देगा, ठीक है, अच्छे से समझ में भी आएगा। तो फिर क्या होता है, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 कहता है कि देखिए भाई, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्था कोई भी हो, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ये है ना, ये विशेष राज्य विशेष उपाय करेगी। अब यहाँ पे आता है नहीं, केंद्रीय शैक्षणिक संस्था तथा निजी शैक्षणिक संस्था में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सुनिए, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 कहता है कि राज्य विशेष उपाय करेगी, लेकिन अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 कहता है कि राज्य विशेष, अब केंद्र के जो शैक्षणिक संस्था है, जो निजी शैक्षणिक संस्था है, सिर्फ अल्पसंख्यक को छोड़ करके उसमें उनको आरक्षण देना पड़ेगा। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 कहता है कि भाई जो आर्थिक रूप में पिछड़ा है उसको भी आपको आरक्षण देना पड़ेगा। और निजी क्षेत्र अधिकतम 10% ज़्यादा का प्रावधान की बात नहीं किया गया, यानी कि राज्य सरकारी सहायता प्राप्त अथवा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 10% के आरक्षण का प्रावधान, यानी कि ये बात अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में नहीं कहा गया, याद रखिएगा। निजी मतलब, अब देखिए, निजी का मतलब ये नहीं कि सरकारी, राज्य सरकारी सहायता प्राप्त हुआ है, लेकिन निजी है तो उसमें मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 10% आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 10% के आरक्षण का प्रावधान है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें भी अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में नहीं, याद रखिएगा। निजी है लेकिन अल्पसंख्यक अगर शिक्षण संस्थान है तो उसमें उसको नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी आप वर्तमान में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आया, अलीगढ़ मुस्लिम वाकई में एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है कि नहीं, आप उसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। ये एग्जाम के आपके 2025 के एग्जाम के लिए बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 क्या कहता है। ये कहता है कि जो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग हैं या जो सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े हैं उनको केंद्रीय संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा, तो अल्पसंख्यक में भी दिया जाएगा, उसमें जोड़ देगा कुछ, आपसे पूछ देगा तो आप बोलेंगे कि अल्पसंख्यक। तो आपको याद रखना होगा कि इसमें अल्पसंख्यक की मतलब कि आरक्षण शैक्षणिक संस्था में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में आरक्षण देने की बात उसमें कहीं नहीं कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 में भी कहीं नहीं दिखता है, आपको दिखता ही नहीं, सीधी सी बात है, और ना ही 15 का क्लॉज 6 में दिखता है, ठीक है। आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चलते हैं आगे चलें, आगे हम थोड़ी चलें। अब आते हैं हम अनुच्छेद 16 में। 16 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है लोक निवेदन में अवसर की समानता। लोक निवेदन में अवसर यानी सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता हर किसी को है। गरीब है उसको भी अवसर मिलना चाहिए, अमीर है उसको भी अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि अमीर है तो पैसा दे दे, घूस दे दे, आधे का अगर सीट खरीद ले और खुद सीट पर बैठ जाए, तो गरीब आदमी के पास पैसा है तो जिंदगी भर गरीब रह जाएगा। ऐसा बहुत सारे जॉब में हो रहा है, ये हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं अगल बगल घूस नहीं, घूस लोग ले, बहुत सारे आपको देखेंगे लोग पकड़े जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। तो पेपर फ्री में कोई लीक करेगा? दुनिया में आपको लगता है फ्री में कोई कुछ देने वाला है? कुछ नहीं देने वाला है भाई, कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता, ये समानता। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य के द्वारा नियुक्त एवं रोजगार में सभी नागरिकों की अवसर की समानता होगी। यानी राज्य के द्वारा नियुक्त एवं रोजगार में सभी, राज्य के द्वारा नियुक्त एवं रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। यानी राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में, सुनिएगा ध्यान से, राज्य के द्वारा क्या कह रहा है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में, राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। यानी नियुक्ति एवं रोजगार में सभी नागरिकों की अवसर की समानता होगी राज्य के द्वारा। अब ये नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है तो वहाँ पे वो करेगी, भाई वहाँ पे अपना क्या देखेगी? ऐसा थोड़ी ना, वहाँ पे आपको एथी देगी, आरक्षण देगी क्या? आप सोच के देखिए, अब टाटा है वो आपको आरक्षण देंगे? नहीं भाई, आपको आरक्षण देंगे नहीं, उसको भाई
कंपनी को आगे बढ़ाना है ना, कोई कंपनी है तो उसको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना तो वही स्किल वाला व्यक्ति चाहिए। आज हमारे भारत में युवाओं में सबसे बड़ी कमी क्या है? ये स्किल की है। अब 1-2 साल नौकरी 3 साल नहीं होता है तो बेचारा जिंदगी भर उसी में लगा रहता है, तो बेवकूफ़ कौन है भाई? सीधी सी बात है। खैर देखिए, संविधान का अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 कहता है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद नियुक्ति एवं रोजगार में याद रखिएगा अवसर की समानता होगी राज्य के द्वारा। 16 का क्लॉज 1 कहता है। 16 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं है ना रोजगार में केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, अब इसमें 2 और जुट गया, उद्भव और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समझिएगा ध्यान से, जब आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 तो क्या कहता है सुनिए। वो कहता है कि राज्य के द्वारा केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब पढ़िए अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी। वही बोलता है ना कि राज्य के द्वारा किसी नागरिक को है ना साथ केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है। सुनिएगा ध्यान से, ये पूछ सकता है ना कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में पूछेगा क्या अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत ये आता है, पूछ देगा कि राज्य के द्वारा जाति, धर्म है ना, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 को ये सेट करता है, संबंध रखता है? तब बोलेंगे कि नहीं रखता है भाई। इसमें बात किया गया है उद्भव और निवास की भी बात किया गया है। सोचिए आप, यानी कि जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, ठीक है, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव क्यों इसमें कहा गया निवास एवं उद्भव? सवाल यहाँ आता है। ये देखिए, जब तक आप तर्क नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, आप कहीं और के निवास हैं और दूसरा सरकार बोले कि नहीं तुम वहाँ के निवासी हो भाई, तुम्हें हम नहीं लेंगे, तुम्हें सीट नहीं देंगे, है ना, तो बिहार के आदमी को मैं नौकरी नहीं दूंगा, भले वो सीट सारा खाली है। तो ऐसा नहीं होगा। दो, अपने क्षेत्र के लोगों को दो, पहले अपने देखो भाई, बाद में देखना दूसरे किसी को। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं आप ये ऐसे हैं, मैं नहीं ऐसे कर सकता। नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। निवास का स्थान पर है ना और उद्भव के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो जाति, धर्म, मूलवंश ये सब के आधार पर नहीं कर सकते हो, तो ठीक है ना, याद रखेंगे। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 हो गया। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। सुनिएगा भैया, आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। इसके लिए संसद विधि का निर्माण करेगी, यह आवश्यक है। राज्य ऐसा कर सकती है ना, क्यों नहीं कर सकती? मान के चलिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब कौन? जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। क्यों? इसमें क्या बात आता है? जैसे आप आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो 15 का क्लॉज 4 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी सामाजिक और शैक्षिक रूप में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको जो अगर राज्य विशेष कोई उपाय करती है तो इसमें कहा गया है कि इसमें बात आता है विधि के समान संरक्षण।
यानी कि जो व्यक्ति कमज़ोर है तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा ना। अब कमज़ोर व्यक्ति को लाठी से मारोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, टंगड़ी में टूट जाएगा। अरे थप्पड़ से मारो, धमकाओ थोड़ा, है ना, तो ऐसे ही डर जाएगा। अब मजबूत आदमी को मारोगे ना। तो यही यहाँ पे बात करता है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है, उसके लिए संसद विधि बना सकती है। जैसे त्रिपुरा है, तो भाई क्यों नहीं किया जा सकता है? आप सोचें, क्यों नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। अब सुनिए, अगर आपसे पूछ दे विधि के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता वाला में आप आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लगा देना। विधि के समान संरक्षण में ये सारे आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 के क्लॉज 4, आर्टिकल, समझे ना बात को, समझे ना आप बात को? ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 क्या कहता है कि राज्य के द्वारा या राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा यदि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। मतलब कहने का मतलब है कि किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। अब उनको सेवा में आरक्षण दिया जाएगा, राज्य देगा। अब उनकी मान के चलो लड़की है, बिहार पुलिस है जैसे, तो बिहार पुलिस में लड़कियों का आरक्षण है, कितना है बताइए, आप कमेंट में बताना। क्यों है? इसलिए है क्योंकि कम है भाई। जो है सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व क्या है? अपर्याप्त है। तो आरक्षण दिया जा सकता है, राज्य दे सकता है, आप नहीं कुछ कह सकते हैं। समझे बात को? दिया जा सकता है, यानी कि नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में क्या है? अपर्याप्त है। अपर्याप्त शब्द के बाद क्या है? जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर समझा जा सकता है, यानी जनसंख्या कम है भाई, आराम से दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी समझते हैं आरक्षण के बारे में। ठीक है, अब देखिए आरक्षण, जब आरक्षण होता है तो लोग विरोध करता है। आरक्षण क्यों मिलना चाहिए भाई? आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तरह तरह के लोग आते हैं, है ना। लोग बोलते हैं देखो आरक्षण प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। लोग आवाज़ उठाते हैं आरक्षण कुशलता के विरुद्ध है, समानता के विरुद्ध है। लोग बोलेंगे विधि के समक्ष समता, लोग बोलेंगे विधि के समक्ष था, यानी कि समानता के विरुद्ध है आरक्षण, प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। भाई उनका भी कहना सही है कि आप आरक्षण दे रहे हो, ये प्रतिस्पर्धा के खिलाफ हो गया ना, क्योंकि वो तो मेहनत नहीं करेगा। बोलेगा कि भाई 100 क्वेश्चन में 50 मार दूंगा, पास हो जाऊंगा, मैं आरक्षण है, ये तो बेचारा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये समानता का तो सीधा खिलाफ, क्योंकि समानता, आज विधि के समक्ष समता का मतलब क्या हुआ? सब किसी को बराबर, विधि के शासन, ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। समर्थन लोग क्यों करते हैं? लोकतंत्र खूबसूरती है कि भाई उसका प्रतिनिधित्व उसमें कम है, तो उसको आरक्षण इसलिए दिया जाए ताकि उसको लगे कि हमें लोग हैं, हमारी सरकार हमारी सुनती है, हम भी उसमें जा सकते हैं। उनको कभी ये झिझक ना हो कि हम मतलब कि नहीं जा सकते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हमारे, मतलब उतनी। मान के चलो कोई छत्तीसगढ़ के जंगल में पढ़ाई कर रहा है और कोई दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, तो फ़र्क नहीं है? फ़र्क तो है। एक गांव में व्यक्ति पढ़ रहा है, एक दिल्ली में पढ़ रहा है, तो फ़र्क तो बहुत है। फ़र्क है कि नहीं? इसका शुद्ध पर्यावरण मिल रहा है ना, उसको थोड़ा सा प्रदूषित शहर मिल रहा है। दिल्ली का हाल देखो वर्तमान का। आधार क्या था? आरक्षण का आधार क्या था? ये ध्यान देना जरूरी है मेंस के लिए कि नागरिकों के पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा जाति हो गया, अनुसूचित जाति या जनजाति हो गया। इंदिरा साहनी वाद 1992 में, लेकिन क्रीमी लेयर के बात आता है। क्रीमी लेयर याद रखिएगा, क्रीमी लेयर, इंदिरा साहनी वाद 1992 वाला बात में। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, है ना, 1992 वाला। तो पूरा इसका स्टेटमेंट बता दूं मैं, थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। इंदिरा साहनी वाला, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक है
आर्थिक नहीं। इसलिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को अवैध करार दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने अनुच्छेद 325 के संदर्भ दिया, जिसमें उल्लेखित किया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो है आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पिछड़ी जातियों में सम्मिलित सभी लोग पिछड़ी जातियों में शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा देखेंगे तो वर्तमान में भी क्रीमी लेयर के बारे में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बुक भी रखा हूँ, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि आपको गलत बताया जाए, सही बताया जाए। ये मेरा प्राथमिकता है, ये मेरा नोट्स है। अब सुनिए ध्यान से। जब 103rd अमेंडमेंट होता है संविधान में, तो 15 का क्लॉज 6 आता है। 15 क्लॉज 6 देखेंगे, 4, 5, ठीक है, 6 देखेंगे तो भैया ये 6 देखेंगे ना। रुक जाओ भैया, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। अभी थोड़ी सी मुझे दिक्कत यहाँ पे है, थोड़ी सी बताते हैं आपको ना। 4, हाँ 4 देखिए। तो अगर आप 4 हमने देखा ना, 4 हमने देख लिया, तो अनुच्छेद अब 4A देखते हैं, अनुच्छेद 16 का 4A, ठीक है। देखिए ध्यान से, 25वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 25वां संविधान संशोधन कब? 2002 में, याद करना है। 25वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 25वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 25वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में के द्वारा अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4A के में परिणामी वरिष्ठता यानी कि संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों जनजातियों की वरिष्ठता का निर्धारण पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, ना कि नियुक्ति की तिथि से। पदोन्नति की तिथि से माना जाएगा, ना कि नियुक्ति के तिथि से। अनुच्छेद 4 का भी क्या कहता है भैया? 4 का भी क्या कहता है? कहता है 21वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा खाली पड़ी बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है कि बैकलॉग सीटों का 100% आरक्षित किया जा सकता है। 100%, 100%। अभी समझने की बात ये है यहाँ पे कि अनुच्छेद जो 4 का भी है, पदोन्नति में आरक्षण क्या होगा? बना रहेगा, प्रामाणिक वरिष्ठता का लाभ भी मिलेगा। लेकिन वही एक आता है नागराजनवाद 2007 में। तो इसमें कहा गया अब देखो इंदिरा साहनीवाद में अब देखोगे ना, तो पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है। इंदिरा साहनीवाद में आप देखेंगे, ध्यान देना ये कि इंदिरा साहनीवाद में पदोन्नति का जो आरक्षण की बात आता है, उसमें कहा गया कि क्या है ये उसको क्या कहा गया? असंवैधानिक है। पदोन्नति का मतलब क्या होता है? पदोन्नति में आरक्षण, SC ST, ये क्या होता है? ऐसे कोई मान के चलो कैशियर बन गया, ठीक है, उसके बाद कैशियर के बाद बनेगा ना क्लर्क, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपको भी कैशियर डायरेक्ट ऊपर चल गया, मान के चलो कोई कैशियर है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा ना आगे। मान के चलो ये है कोई, यहाँ पे आया, पदोन्नति का आरक्षण का मतलब यहाँ पे एक है, तो ये इसको जाना चाहिए यहाँ पे है ना, तो ये नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। अब बताओ, तो ये समस्या है कि नहीं है ना? समस्या 3 व्यक्ति है यहाँ पे, एक है एक बीच में है, तो ये वाला डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा। अब ये बेचारा कहाँ? यहाँ रख गया, तो समस्या यहाँ पे है ना। तो देखियो, मान के चलो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आरक्षण के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। तो देखो, पदोन्नति में आरक्षण का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी साहनीवाद में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक है। वही नागराजनवाद में कहा गया पदोन्नति में आरक्षण ठीक है, इससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। नागराजनवाद में कहा गया था इससे सेवाओं की जो कुशलता है प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कब? उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। जो SC ST के उम्मीदवारों के सेवाओं में प्रवेश के बाद भी पिछड़ेपन का अगर शिकार हैं, याद रखिएगा, वो SC ST उस सेवाओं में हैं लेकिन फिर भी वो पिछड़ेपन के शिकार हैं, तब कहा गया कि उनका प्रतिनिधि अपर्याप्त हो, ना कि ज़्यादा हो। तब तो समस्या बन जाएगा ना,
समझ रहे बात को मेरे? आप मेरे बात को सही हो। थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ ये वाला आरक्षण के सिद्धांत में बैकलॉग, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलो कि 2024 है, तो किसी यूनिवर्सिटी में, या मान के चलो कि आप किसी सरकारी में, जैसे बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस में टोटल आया 100 सीट, ठीक है। तो 100 सीटों में SC ST के लिए आरक्षित कर लिया गया, ठीक है, जिसमें से मान के चलिए कि 100 सीटें आरक्षित कर लिया गया। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 20 सीटें भर गई, 20 सीटें भरी नहीं गई और भर गया, तो जो नहीं भरा गया ना वो बैकलॉग हो जाता है। तो बैकलॉग में बैकलॉग हो जाएगा, तब 20 सीटें जो मतलब कि कैरी अप फॉरवर्ड होगा, आगे बढ़ेगा, यानी कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाया जाएगा, ठीक है। तो होता है कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग। अब नहीं जो है ना, मान के चलो 20 सीटें भरी नहीं गई, तब क्या होगा, ये बैकलॉग हो गया, 20 सीटें नहीं भरी गई। अब ये 20 सीटें आगे जब ले जाई जाएगी, है ना, 20 सीटें जब है इसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा आगे के लिए। अब इसे भरा नहीं जाएगा, वही आएंगे तो भरेंगे, उसी में जाएंगे। तो ये होता है बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड। जो बच गया वो हो गया बैकलॉग। अब आगे जब उसको हम बढ़ाते हैं तो उसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में कहा कि कैरी फॉरवर्ड का नियम ठीक है। इंदिरा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, क्या कहा, कि जो कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है ठीक है, ठीक है, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2000 में। 22वें संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। नहीं, कब हुआ बताइए आप? अब 85वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2005 में, ठीक है। 85वें संविधान संशोधन 2005 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 2002 में, 2002 में, ठीक है। तो बैकलॉग सीटें के लिए 100% आरक्षण होगा, बताइए। इसमें बताया गया था 21वें संविधान संशोधन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के सब क्लॉज बी वाला में क्या बोला है, 100% आरक्षण की बात किया गया है। किसमें? जब अनुच्छेद आप 16 का क्लॉज 4 का बी पढ़ेंगे तो उसमें सीधा लिखा गया है 21वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कि खाली पड़ी, यानी कि जो बैकलॉग, जो खाली पड़ी सीटें हैं, मैंने आपको बताया ना बैकलॉग के मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। जो बच गया बैकलॉग, आगे उसी को बढ़ाएं तो उसको बोला कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। याद रखिएगा, बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए ध्यान से, तो रिक्तियों के लिए 50% सीमा को हटा दिया गया, यानी जो कैरी फॉरवर्ड है उसके पहले था 50% सीमा, तो 50% मान के चलो 20 को बच गया बैकलॉग में, तो 10 को बच, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 10 को खत्म। लेकिन 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है कि बैकलॉग सीटों की 100% आरक्षित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो बैकलॉग सीटें हैं उसे 100% आरक्षित करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 16 का क्लॉज बी का क्लॉज 4 का बी है। क्या कहता है कि जो पहले 50% था, मान के चलो कि आपको 40 सीटें बच गई, तो 40 सीटों में से 20 सीटें दूसरे किसी को, 20 सीटें आपको बचा कर रखा जाएगा, और जो आएगा वो तो अइबे करेगा, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें तो मिला दिया जाएगा। लेकिन इसमें हो गया कि नहीं, अब 40 है तो 40 ही रहेगा। कौन? 21वें संविधान संशोधन 40 है तो 40 ही अब रहेगा भैया, और उसको हटा दिएगा, सब 100%, यानी बैकलॉग सीटों के लिए 100% आरक्षण होगा। अब पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा बैकलॉग सीटों के लिए 100% आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद से पूछ सकता है, ये जिस तरह से पूछ दे, या पूछे कि संविधान संशोधन के द्वारा, या कि कौन सा अनुच्छेद है, या ये क्या है, तो आप फिर जवाब को देना पड़ेगा। ये पहले कितना था, तब बता देंगे पहले 50% था, लेकिन बाद में इसको हटाया गया, हटा करके 100% कर दिया गया। मतलब कि 100% करने का मतलब, आरक्षित करने का मतलब है कि 100% किया गया। समझे मेरी बात को? समझ गए? समझ गए ना भाई? मेरी बात को नहीं समझे? समझ गए? चलो अब देखो आप अनुच्छेद हमने देखा अनुच्छेद 16 के 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा ना, 4 तो देखा। 5 देखिए, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की
नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। कोई भी धार्मिक संस्था है, अपने संस्थान से जुड़े हुए अपने धर्म को, याद रखिएगा, अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता वो दे सकता है। इसमें लिखा गया किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में, याद रखिएगा, किसी भी धार्मिक संस्था कोई भी हो, याद रखिएगा, कोई भी धार्मिक संस्था हो, उसके द्वारा अपने संस्थानों में नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता वो दे सकता है। कोई भी उसका संस्था है, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, और उसका मतलब कि वो अपने धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को उसमें आराम से नियुक्ति जब कर रहा है, मान के चलो कोई धार्मिक संस्था है, उसमें नियुक्ति में अपने धर्म से क्या करेगा, दूसरे किसी को, तो मान के चलो मदरसा है, तो मदरसा में वो अपने नियुक्ति जो करेगा तो अपने जो संस्थान में, तो धर्म यानी नियुक्ति अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को नहीं करेगा मदरसा में। तो अनुसंधान का अनुच्छेद 16 के क्लॉज 5 में लिखा गया है कि कोई भी संस्था है, याद रखिएगा, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा, याद रखिएगा, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों में नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अपने धर्म से जुड़े लोगों को प्राथमिकता वो दे सकता है अगर वो धार्मिक क्या है, संस्था द्वारा अपने संस्थानों में नियुक्ति की बात आती है। संविधान का अनुच्छेद 16 के क्लॉज 5 कहता है। राइट, समझ में आया। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 6 क्या कहता है? ये कहता है, देखो भैया, कोई भी बात राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति अथवा पदों के आरक्षण हेतु बंद करने से नहीं रोकेगी। पदों के नियुक्ति अथवा पदों के आरक्षण मतलब हेतु बंद करने से नहीं रोकेगी। यह आरक्षण पहले से दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त और अधिकतम 10% होगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछड़ा कौन है? पिछड़ा कौन है? तो पिछड़ी जाति ही पिछड़ा वर्ग है। इंदिरा गांधी साम्यवाद 1992 में न्यायालय ने क्रीमी लेयर के बात कहा। क्रीमी लेयर क्या है पहले बताऊंगा आपको। पिछड़ा में पिछड़ा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति क्रीमी लेयर के विचार नहीं है। अब अनुसूचित जाति जनजाति जो है ना, क्रीमी लेयर के विचार, SC ST जिसको कहा जाता है, वो क्रीमी लेयर के विचार नहीं है। क्रीमी लेयर से बाहर हुआ अनुसूचित, क्योंकि उसको पहले ही उसको संविधान में आरक्षण में, अनुसूचित जो जाति SC ST है उसको आरक्षण पहले ही से है ना, क्या नहीं है? है ना, है कि नहीं? आप बताइए, है कि नहीं? है भाई। ये जो ये है बैकलॉग वाला सीटवा 100%, तो किसके लिए? हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, SC ST के लिए। तो फिर क्रीमी लेयर के अंतर्गत क्यों उनको रखा जाएगा? तो क्रीमी लेयर के विचार ये नहीं है SC ST, याद रखिएगा, ठीक है। क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए वर्ष 1993 में रामानंद समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश इत्यादि ये सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ग्रुप A और B के सेवा के क्लास 2 रैंक के अधिकारी भी आते हैं। डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक व सलाहकार इत्यादि भी आते हैं। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति भी क्रीमी लेयर के, है ना, बताया कि ये सब लोग इसमें आते हैं। आया समझ में? आया? तो ये हमारा अनुच्छेद कौन था? तो 15 का 4, 5, 6 था और 16 पूरा था। तो मैंने इतना चीज़, अब कल हम अब बात करेंगे 17 और 18 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं मान के चलो कि मैं ध्यान से आपको सुनना होगा, मैं जानता हूँ कि मैं उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, कर पाया होगा, क्योंकि फिर भी मैंने समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।